हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग क्लास 12th बायो का शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले जो कि इम्पोर्टेंट है और अंत तक बने रहिए। प्यारे साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इस चैनल पे आप लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू सब रिविजन क्लास सब सॉल्व कराए जाते हैं, यहाँ पे कराए जाते हैं। तो प्लीज़ मेरे साथियों अंत तक बने रहिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त के कार्य बताइए। रक्त यानी ब्लड के जो काम होते हैं वो बताना है। तो रक्त के कार्य के बारे में चलिए जानते हैं। तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? रक्त एक जो है वो तरल संयोजी उत्तक है जिसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान 7.4 क्षारीय होता है। एक वयस्क मानव में औसत 5 से 6 लीटर रक्त होता है। एक स्वस्थ मानव के शरीर में कितना मैक्सिमम जो होता है वो 5 से 6 लीटर रक्त होता ही होता है। तो रक्त के कार्य बताना, तो इससे पहले हम लोगों ने बेसिक नॉलेज जाना कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है जिसका पीएच मान 7.4 क्षारीय होता है। यह मतलब एक स्वस्थ मानव में उसका औसत मान जो होता है औसतम, यानी वो जो है वह 5 से 6 लीटर मैक्सिमम उसके बॉडी में होता ही होता है। तो इसका कार्य देखते हैं। कार्य देखिए, यह शरीर के तापमान बनाए रखता है। शरीर जब शरीर में रक्त होती है तो वो जो है वह शरीर के तापमान को मेंटेन रखता है, बनाए रखता है। अगर शरीर से ब्लड खत्म हो गया तो वो जो है वह तापमान नहीं बनाए रखता है। इससे जो मनुष्य होते हैं जिसके शरीर में खून के ब्लड की कमी होती है उसमें बहुत सारे परिवर्तन आ सकते हैं, जैसे में ब्लड की कमी के कारण कमजोरी, वीकनेस होना, ठंड लगना, ये सब आदि वगैरह वगैरह जो है वो क्या है उसमें लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो रक्त के पहला कार्य काम क्या है कि ये जो है वो शरीर के तापमान को कांस्टेंट रखता है, यानी बनाए रखता है। दूसरा देखिए, रक्त में विनोजन पाया जाता है जो शरीर के किसी बाहरी भाग के कट जाने पर रक्त पक्का बनाने में मदद करता है। ये थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त में जो है वह विनोजन पाया जाता है जब शरीर बाहरी शरीर या कहीं भी पार्ट से, पैर, हाथ, कहीं भी कट जाए, वो कट लग जाए तो कट लगने के बाद जो है ब्लड गिरता तो है, ये तो पता है कि ब्लड गिरता है, लेकिन ब्लड गिरने के बाद वो रुक जाता है, थक्का जमने लगता है, जिससे रक्त बहना रुक जाता है। जिससे क्या होता है, रक्त बहना जो है वो रुक जाता है। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग से पूछते हैं कि अगर शरीर में अगर कहीं कट लग जाए, बॉडी के किसी भी पार्ट में कट लग जाए तो अगर खून जो है वह न जमे, थक्का न बनाए तो उससे क्या हो सकता है, ये आप लोग कमेंट में बताइए। तो चलिए दो कार्य तो हम लोगों ने देख लिया। पहला ये कि ये शरीर के तापमान को बनाए रखता है। दूसरा कि इसमें जो होता है विनोजन पाया जाता है जो किसी भी बाहरी पार्ट से कहीं भी कट जाए तो ये जो है वो रक्त को थक्का बनाए रखते हैं, जिससे रक्त खून बहना जो है वो बंद हो जाता है। तीसरा देखिए, रक्त में पाए जाने वाला आरबीसी, रक्त में जो है वो क्या पाया जाता है, आरबीसी पाया जाता है। O2 ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के स्थानांतरण करने का कार्य करता है। रक्त में जो पाए जाने वाला आरबीसी होता है वो रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को इधर से उधर ले जाने का काम भी करता है। तो 3 ये होगा। चौथा देखिए, रक्त में पाया जाने वाला WBC शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाता है। तो देखिए यहाँ पे चौथा है कि इसके अंदर जो होता है WBC भी पाया जाता है जो संक्रमण से बचाता है। तो 4 जो है वो क्या है, हम लोग का कार्य है। आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि साधारण ब्लॉटिंग तकनीक से क्या समझते हैं। साधारण जो ब्लॉटिंग है तकनीक जो है वह एक तरह का काम मतलब प्रक्रिया है, इसे क्या समझते हैं वो पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो किसी दिए गए डीएनए में, डीएनए जिस प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे डीएनए का इस प्रकार से होता है। डीएनए में सैंपल के किसी विशिष्ट डीएनए विन्यास या अनुक्रम या फिर सीक्वेंस का पता लगाने के लिए अपनाई जाने वाली वह जैविक अभियांत्रिक तकनीक जिसे डीएनए खंडों को
इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा पृथक कर उनकी पहचान प्रोब हाइब्रिडाइजेशन तकनीक द्वारा किया जाता है, उसे ही हम लोग सदर्न ब्लॉटिंग तकनीक कहते हैं। सदर्न जो ब्लॉटिंग तकनीक है ये है क्या, तो ये जो है वो डीएनए जो होती है उसके अनुक्रम को, इसके सीक्वेंस को जो एक कैटेगरी में जो होता है, एक जो पैरेलल में होता है, वो लोग जो लाइन बाय लाइन जो होता है उसके बारे में पता लगाने के लिए एक प्रक्रिया को अपनाई जाती है, जो कि क्या करता है, जो जैव अभियांत्रिक तकनीक जिसके माध्यम से हम लोग डीएनए खंड को इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा पृथक करके उनकी पहचान कर पाते हैं। जिस तकनीक के द्वारा ये सब कर पाते हैं उसी को ही बोलते हैं साधारण ब्लॉटिंग। तो साधारण ब्लॉटिंग जो है वो तकनीक क्या है कि डीएनए की जो सीक्वेंस होती है, अनुक्रम जो होती है, इसके बारे में पता लगाने के लिए पहले तो अपनाते हैं जैव अभियांत्रिक तकनीक। इसके बाद जब डीएनए के खंडों को जब पता करना होता है तो इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा पृथक कर करके पहचानने का जो तकनीक होता है उसे ही बोलते हैं साधारण ब्लॉटिंग तकनीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्रमिक विकास क्या है। क्रमिक विकास पूछा गया है, तो क्रमिक विकास किसी आबादी या फिर जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म परिवर्तन है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचकर एक नई जनसंख्या उत्पन्न करता है, जो पूर्ववर्ती आबादी के आनुवंशिक रूप से भिन्न होता है। जैसे कि क्या है, घोड़े का क्रम विकास। क्या है, घोड़े का क्रम विकास। तो क्रमिक विकास क्या है, क्रम में विकास होता है। क्या होता है, क्रमिक विकास का साफ मतलब है कि ये क्रम में विकास होता है। इसकी जो ये जो उन्नति करता है वो एक क्रम में करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में तो जाता है, लेकिन जाने के बाद क्या करता है, नई जनसंख्या उत्पन्न करता है, जो क्या करता है, जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका आनुवंशिक रूप क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है उसके पहले वाले पीढ़ी से। तो क्रमिक विकास जो है वह उसकी आबादी जनसंख्या को एक क्रम में विकास करता है, उसी को ही बोलते हैं क्रमिक विकास। इसका एग्जाम्पल क्या है, घोड़े का क्रम विकास। घोड़े का क्या है, क्रम विकास। तो ये हम लोग का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मलेरिया रोग के रोगजनक, यानी मलेरिया रोग जो होती है वो किस रोगजनक के कारण होते हैं, वो संक्रमण के कारण, लक्षण एवं उपचारों को लिखे। तो मलेरिया के बारे में हम लोग को बताना है कि मलेरिया रोग के रोगजनक कौन है, संक्रमण के कारण, इसके कारण क्या है, लक्षण, इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, और उपचार मतलब इससे हम लोग किस प्रकार से निदान पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मलेरिया के जो रोगजनक है वो सबसे पहले बात करते हैं उसके बारे में। तो मलेरिया जो है वो शीतोष्ण तथा समशीतोष्ण महाद्वीपों जैसे अफ्रीका एवं एशिया में ये सब जो बीमारी है वो सामान्य है। मलेरिया क्या है, शीतोष्ण तथा समशीतोष्ण जो होते हैं वो महाद्वीपों जैसे में अफ्रीका, एशिया, ये सब में जो है वो मलेरिया बीमारी जो है वो आम बात है होना। तो इसके रोगजनक जो है वह प्लाज्मोडियम परजीवी की 4 प्रजातियां 4 भिन्न प्रकार के मलेरिया रोग उत्पन्न करती हैं। रोगजनक कौन कौन से हैं, प्लाज्मोडियम परजीवी के 4 प्रजातियां हैं और चारों जो है वो विभिन्न प्रकार के मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। पहला देखिए, पहला में है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये जो है वह विनाइन टर्सिनियन मलेरिया उत्पन्न करता है। दूसरा देखिए प्लाज्मोडियम ओवेल माइल्ड टर्शियन मलेरिया जो है वह, ये जो है वो क्या है, ये दूसरा जनक है। तीसरा देखिए प्लाज्मोडियम मैलेरी कॉटन मलेरिया, ये थर्ड है। चौथा जो है वह प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम सेरेबल मलेरिया। ये 4 प्रकार के क्या है, प्रजाति है, रोगजनक है। ये हम लोग का कौन कौन से है, पहला तो है हम लोग का कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो क्या है, वेनाइन टर्शियन मलेरिया। दूसरा जो है प्लाज्मोडियम ओवेल माइल्ड टर्शियन मलेरिया। तीसरा जो है वो प्लाज्मोडियम मैलेरी क्वाटन मलेरिया। चौथा है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम सेवरल मलेरिया। ये 4 जनक हो गए। तो दूसरा हम लोग का देखना है कि संक्रमण क्या है, संक्रमण के कारण मतलब किस संक्रमण के कारण होता है। तो देखिए संक्रमण के कारण मादा मोनोफिलिक द्वारा स्वस्थ मनुष्य को काटने पर
स्पोरोजोइटस मनुष्य के रक्त में प्रविष्ट हो जाता है। मलेरिया किसके कारण होता है? मादा एनोफिलिक जो मच्छर होते हैं उसके काटने से होता है। ये जो मनुष्य को काटता है तो स्पोरोजोइटस मनुष्य के रक्त में क्या होता है? ये घुस जाता है और इससे बीमारी फैलाता है तथा यकृत एवं लाल रक्त कणों में विभाजित होकर के पुनः दूसरे मादा एनोफिलीज के अमाशय में पहुंच जाते हैं तथा वहां विभाजन द्वारा जीवन चक्र पूरा करते हैं। इसकी उद्भवन अवधि जो होती है 12 दिन की होती है। ये 12 दिनों में पूरा बॉडी में फैल जाता है। तो मलेरिया जो है वो क्या है? मादा एनोफिलिक जो मच्छर होते हैं उसके काटने से होता है। ये जो है वह काटने के बाद जो है वो यकृत और लाल रक्त कणों में विभाजित हो जाता है या डिवाइड हो जाता है, अलग अलग हो जाता है और दूसरे मादा एनोफिलीज मच्छर के आमाशय में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे ये जो है वह विभाजन द्वारा अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं और इनकी जो ये जो अवधि होती है इनकी वो 12 दिनों की होती है। तो आप लोग को संक्रमण पता चल गया, हम लोग का रोग जनक तो पता चल गया 4 है और दूसरा क्या था? संक्रमण के कारण। तो संक्रमण के कारण है मादा एनोफिलिक मच्छर। अब लक्षण देखते हैं और उसके बाद उपचार। तो लक्षण देखिए यहाँ पे है लक्षण 6 से 10 घंटों के अंतराल पर उंड एवं शारीरिक कंपन के साथ तीव्र ज्वर। मतलब जब वो जो मच्छर काटता है उसके बाद 6 से 10 घंटों के बीच में क्या होता है? पूरे शरीर में कंपन शुरू हो जाता है, मतलब कपकपी हो जाती है। इतना तेज बुखार होता है। देखिए कितना बुखार होता है, 104 से लेकर के 106 डिग्री फीवर होता है। इतना फीवर होता है कि क्या उसका जो शरीर है वह कपकपाने लगता है ठंड के कारण। तो तीव्र ज्वर का आना। इसके बाद इसमें सर दर्द भी होता है, बदन दर्द भी होता है, उल्टी भी होते है। उल्टी के साथ साथ श्वसन एवं हृदय की गति की तीव्र होना। इसके लक्षण क्या क्या है? 6 से 10 घंटे के बीच में ऊन एवं शरीर में कपकपाना, साथ में बुखार लगना, सर दर्द, बदन उल्टी। इसके साथ साथ है सांस और हृदय जो होती है वो तेजी से होने लगता है। तेजी से क्या होता है? तीव्र गति से होने लगता है। अत्यधिक पसीना के साथ ही उतर जाना। ये जो है वो बुखार लगता है लेकिन अत्यधिक पसीना के साथ जो है वो क्या बुखार उतर जाता है। अत्यधिक लाल रक्त कणों के टूटने से एनीमिया के लक्षणों का दृष्टिगोचर होना। यकृत एवं पशी के आकार में वृद्धि एवं हीमोग्लोबिन के होमोजोइक नामक जहरीला लवण के टूटने के कारण बार बार बुखार का आना। ये जो बीमारी है इसमें बार बार बुखार आता है। बुखार कितना आता है? 104 डिग्री से लेकर के 106 डिग्री फीवर आता है। इसके बाद देखिए उपचार। इसके उपचार देखें तो कुनैन की दवाइयाँ जैसे में क्लोरोक्विन, पेलुडिन, मेप्लोक्विन या फिर डिसोचिन, ये जो है वो इनके उपचार है, इससे ये बच सकते हैं। तो अब इनकी रोकथाम देखें तो रोकथाम एवं बचाव के उपाय के लिए मच्छरों का घर में प्रवेश रोकना, मच्छरों को घर में आने से रोकना। शरीर के खुले भागों में सरसों का तेल अथवा मच्छर निरोधक क्रीम का उपयोग करना। जितने भी बॉडी खुले हुए हैं उसमें सरसों का तेल यूज करना है और उसके बाद जो है वह क्या है? मच्छर निरोधक, मच्छर को दूर भगाने वाला क्रीम जो होता है उसका उपयोग करना है। सोते वक्त मच्छरदानी का उपयोग करना है। जल जमाव वाले इलाके में किरासन तेल, DDT तथा अन्य कीटनाशक रसायनों का छिड़काव आदि। तो दोस्तों हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा मलेरिया मलेरिया के रोगजनक, इसके संक्रमण के कारण। तो मादा एनोफिलिक मच्छर जो है इसके कारण जो है वह क्या होता है? मलेरिया होता है। इसके लक्षण देखें कि ये जब होता है तो पूरे शरीर में कपकपाना स्टार्ट, ठंड लगने लगती है। उसके बाद जो है वो बुखार लगता है। बुखार जब लगता है तो 104 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 106 डिग्री सेल्सियस तक फीवर होता है। इसके बाद सर दर्द, बॉडी दर्द, पूरे शरीर बदन दर्द, उल्टी आना, ये सब जो होता है वो होता है। तेजी से सांस लेने लगना, दिल का तेजी से धड़कना, ये सब जो है वो मलेरिया का लक्षण है। इसके बाद जो होते हैं बुखार उतना सेल्सियस पर लगने के बाद वो अचानक से बुखार गिर जाना और अत्यधिक पसीना जो है वह पसीना को दिखाई देना।
ये सब जो है वो क्या है, मलेरिया के लक्षण है। इसके उपचार भी हम लोगों ने देखा कि उपचार के लिए हम लोग दवाइयाँ ले सकते हैं, जैसे में क्लोरोक्विन, मेप्लोक्विन या फिर डिसोचिन, ये सब जो है वो ले सकते हैं। इसके बचाव के लिए हम लोग जो है वो मच्छर के मतलब घर में मच्छर को आने से रोक सकते हैं। खाली भाग पर हम लोग सरसों का तेल लगा सकते हैं और मतलब मच्छर से बचने वाला जो क्रीम होता है वो लगा सकते हैं। सोते वक्त मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं। जल जमाव वाले इलाके में हम लोग किरासन तेल, डीडीटी आदि हम लोग कीटनाशक जो रसायन छिड़काव होते हैं उसको कर सकते हैं। तो ये जो है वो मलेरिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एडस के 2 लक्षणों की विवेचना करें। एडस के केवल 2 लक्षण पूछा गया है। तो एडस के लक्षण पीड़ित व्यक्ति में निम्नलिखित में एक या अत्यधिक लक्षण दिखाई देते हैं। एडस में अत्यधिक लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन 2 पूछा गया है। एक प्रकार का फेफड़ों का रोग हो जाता है। एडस जो है वह एक प्रकार का क्या होता है, फेफड़ों का रोग होता है। दूसरा वना का कैंसर हो जाता है। तो ये 2 लक्षण लिखना था। तो आई होप हो गए, मतलब आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जन्मजात रोग की परिभाषा दें। तो वैसे रोग जन्म से अंधापन, बहरापन आदि, इस सब को हम लोग बोलते हैं जन्मजात रोग। वैसे रोग जो जन्म से ही होता है। जन्मजात रोग मतलब वैसे रोग जिसमें क्या होता है, जन्मजात से होता है। कोई जन्म से ही अंधा होता है, कोई बहरा होता है, ये सब जो है वो क्या है, जन्मजात रोग है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जैव विविधता क्या है, हाल ही में यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई है। जैव विविधता किसी क्षेत्र विशेष की समस्त जीवों, जातियों एवं परितंत्रों का संग्रह है। इनके 3 स्तर हैं। पहला जो है वह है जीन स्तर, दूसरा है जातीय स्तर तथा तीसरा है सामुदायिक व परितंत्र स्तर। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जैव विविधता क्या है, हाल ही में इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई है। तो इसका आंसर क्या है कि जैव विविधता जो है वो किसी क्षेत्र विशेष के समस्त जीवों की प्रजातियों एवं परितंत्रों के संग्रह को ही जैव विविधता कहते हैं। इसमें 3 स्तर होते हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। हाल ही में इनके महत्वपूर्ण होने का कारण है, पहला, जैविक विविधता का अमाप जाने बिना ही हम इसे खोते जा रहे हैं। मतलब हम लोग जैविक विविधता को मापते नहीं है, मापे बिना ही हम लोग उसको खोते जा रहे हैं, गुम होता जा रहा है। दूसरा है कि जैव विविधता का सजीवों के विकास की क्षमता जो पर्यावरणीय परिवर्तनों का सामना करने के लिए आवश्यक है उसको रोकेगा। दूसरा ये है। तीसरा देखिए कि जैव विविधता मानव को भोजन तथा नई फसलें स्रोत देती है। चौथा, यह हमें कई दवाइयों एवं पेट्रोलियम स्थानापन्न स्रोत देती है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि जैव विविधता क्या है, हाल ही में इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई है। तो जैव विविधता हाल में इसलिए महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि जो है वो क्या है, जैव विविधता को बिना नापे हुए वो खोते जा रहा है। दूसरा, इसकी विकास क्षमता जो पर्यावरणीय परिवर्तनों के सामना करने के लिए आवश्यक है उसको रोकेगा। जैव विविधता जो है मानव को भोजन तथा नई फसलें स्रोत देती है, इसलिए ये जो है वो क्या है, ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि शराब व अल्कोहल के दुष्परिणाम का वर्णन करें। शराब या फिर अल्कोहल पीने से जो है वह बहुत सारे नुकसानदेह या जानलेवा बीमारी होता है, इसके दुष्परिणाम का वर्णन करना है। तो शराब अल्कोहल के दुष्परिणाम, शराब के अत्यधिक सेवन करने से कुछ महत्वपूर्ण निकारक प्रभाव इस प्रकार है। मतलब शराब अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से जो है वह बहुत सारे जो है वो क्या है, जानलेवा बीमारी होता है। इसके बहुत सारे प्रभाव हैं। पहला देखिए, कार्य क्षमता का अपेक्षाकृत काफ़ी घट जाना। मतलब जब अल्कोहल का सेवन करने लगे तो बॉडी के अंदर जो है वो उतनी ऊर्जा नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। उससे जो है वह मनुष्य के अंदर जो है वह कार्य क्षमता कम हो जाती है, काफ़ी घट जाता है। दूसरा, मानसिक विकार का उत्पन्न होना। मतलब जब वो अल्कोहल का सेवन अत्यधिक मात्रा में करता है तो उसका मानसिक विकार, मेंटली जो विकार होता है वो क्या होता है, उत्पन्न होने लगता है। तीसरा है यकृत का खराब हो जाना। सही बात है, अल्कोहल खाने से यकृत खराब हो जाता है। चौथा, रक्त काफ़ी बढ़ जाना। जब अल्कोहल का सेवन जो है वो अत्यधिक मात्रा में करेगा तो रक्त जो है, ब्लड जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे जो है वो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चौथा देखिए, पांचवा है हृदय संबंधी रोग हो जाना। इसमें जो है वह हृदय संबंधी रोग भी उत्पन्न करता है। छठा है होश व श्वास का खो जाना। मतलब
अल्कोहल ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में ले लेगा तो होश तो रहेगा ही नहीं, इसीलिए तो वो मतलब अनाप शनाप बकते रहता है। जब अल्कोहल का सेवन अत्यधिक, बेवड़ा लोग को हम लोगों ने देखा है, बहुत बार देखा है, वो लोग बिना बात के कुछ बकता वकता रहता है, उसको कुछ नहीं पता कि वो क्या बोलता है। तो होश व श्वास का खो जाना। सातवां है अचानक हृदय गति का रुक जाना। वो उस सिचुएशन में जो है वह अचानक जो है वो क्या है, हार्ट जो है वह काम करना बंद कर देता है, चलना बंद कर देता है। आठवां है कैंसर रोग हो जाना। लास्ट में क्या होता है, लास्ट में कैंसर रोग हो जाता है, जिससे लोग मर जाते हैं। तो किसी भी प्रकार से शराब या फिर अल्कोहल क्या है, जानलेवा है। तो इसके जो मूल निचोड़ है, हम लोग जानते हैं कि शराब पीने से अक्सर लोग की मतलब ज़्यादा सेवन करेगा, चाहे किसी भी प्रकार से हो, उसकी मृत्यु तो निश्चित है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक है। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए सेशन अंत तक देखने रहने के लिए धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।